नमस्कार, राम राम। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में द्विघात बहुपद। कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल के वीडियो में हमने पढ़ा था चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद का मान, फिर बहुपद की जो शून्यांक है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट करेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको द्विघात की जनरल फॉर्म याद होगी, व्यापक समीकरण याद होगा। क्या होता है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही द्विघात बहुपद आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। सर द्विघात बहुपद तो ये हो गया, द्विघात समीकरण क्या होती है? समीकरण होती है जिसके बराबर यदि मैं जीरो लगा दूं तो वो एक समीकरण बन जाती है, द्विघात समीकरण। ये क्या द्विघात बहुपद है? बात समझ में आ रही? बहुपद और समीकरण में डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यानी समीकरण उसे कहेंगे जो किसी भी बहुपद के बराबर में जीरो लगा हो। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिएगा। आपके दिमाग में होगा, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? चर होता है ना चर। ये पूरी संख्या को हम चर में काउंट करेंगे। ये क्या होना है? ये कौन होता है? ये होता है अचर। ये कौन सा पद है? अचर पद होता है। कौन सा पद? अचर पद। याद रखना, याद क्या रखना, इसके जो आगे वाला होता है ए और ये क्या होता है बी। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये ए और बी और ये सी, ये सब क्या होता है? अचर पद होते हैं। क्या होता है? अचर होते हैं। अचर होते हैं। क्या होते हैं? ए बी और सी, ये अचर पद होते हैं। ठीक है, अचर संख्या। अब एक वर्ड आता है, वर्ड आपने कोफिशिएंट, इंग्लिश में वर्ड होता है, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट बोला जाता है। कोफिशिएंट यानी गुणांक। ax स्क्वायर bx प्लस c। अब एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, नहीं तो आज बता देते हैं, गुणांक। गुणा करना तो सबने देखा सर, गुणा तो सिंपल ही है, सब कर सके। एक वर्ड आता है गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट। देखो गुणांक क्या होता है? गुणांक होता है x की घात 2 का, यदि मैं गुणांक की बात करूं तो क्या है? a। बात समझ में आ रही है? x की घात 2 का गुणांक कितना है? a। मैं कहता हूं x का गुणांक कितना है तो क्या आएगा? b। आपको एग्जांपल देकर समझाया जाता है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, बोला गया x स्क्वायर का गुणांक। तो बताइएगा गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? जो x के आगे हो, x की घात 2 के जस्ट आगे कौन है? 3। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 3। यानी जिसके गुणे के अंदर गुणांक कहलाता है। x स्क्वायर के गुणे के अंदर कौन है? 3 है। अब 4x के गुणे में कौन है? सॉरी, x के गुणे में कौन है? 4। x के गुणे में कौन है? 4। तो ये किसका हो गया? x का गुणांक हो गया। बात समझ में आई होगी आपको। जैसे और लिख रहा हूं, 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 लिख दिया। 3 से तो बड़ा प्रेम है, बार बार आ रहा है 3। देखो आ सकता है ऐसे ही, 5y स्क्वायर प्लस 6y, तो y स्क्वायर का गुणांक, y स्क्वायर का गुणांक बताइएगा कितना है? गुणांक किताब 5, कितना है? 5। जो जिसके गुणे के अंदर हो, ये इसके गुणे के अंदर, ये गुणांक हो गया। तो y के गुणांक में कौन है? 6। तो क्या हो गया? ये y का गुणांक हो गया। बात समझ में आ रही है ना? गुणांक है। अब इसका तो कुछ भी नहीं है, तो खुद अक्षर पद है, इसका क्या गुणांक निकालना है? गुणांक हो सकता है, इसको 1 कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों को ध्यान रखो। बात समझ में आ गई ना? आगे देखो, आगे माइनस जरूरी है कि प्लस माइनस प्लस हुआ, माइनस आ गया तो याद रखना, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कहीं पे भी माइनस दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड मानक समीकरण, मानक
ठीक है, तो इनमें बेटी माइनस दिखे कौन दिखे तो याद रखना। अब मैं यदि वाई स्क्वायर का वाई का यदि गुणांक की बात करूं, किसकी, वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक तो कौन है 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं -6 काउंट होगा। क्यों -6 काउंट होगा, क्योंकि जो वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें कहीं माइनस नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो इनको ऐसे लिखा जाता है, कैसे, -6। तो देखो प्लस प्लस अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच खा रहा है, तो y का क्या हो जाएगा, गुणांक कौन है -6। तो याद रखना जब भी माइनस वर्ड हो तो माइनस उस गुणांक के अंदर साथ में आता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक कोई और ले लेता हूं समीकरण 7y² - 2y - 5। मान लो ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। तो अब कहा जाए y का गुणांक, बताइएगा y का गुणांक क्या है, y का गुणांक -2, क्या जी, -2। अब यार असमीकरण हुआ तो फर्क है दोनों में, 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस, तो इनमें यदि इस समीकरण के अंदर y का गुणांक चाहिए तो क्या होगा, 2 होगा प्लस का, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है प्लस। यदि यहाँ पे क्या है माइनस लगा तो क्या हो जाएगा -2। बहुत दिमाग में होगी वजन, यहाँ भी तो आ सके -7y²। तो y² यदि गुणांक चीजें अपने y² का गुणांक, तो गुणांक क्या हो जाएगा -7 आ गए ऐड। आप दिमाग में गुणांक का एक बात तो समझ में आगे वाला, गुणांक क्या पक्की आ गया, पक्की आ गई। आगे देखो, हमने बात की अभी तक गुणांक की, किसकी बात की, गुणांक, गुणांक क्या हुआ आपको नॉलेज अब तक तो हो जाना चाहिए, अब तक तो हो जाना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यही द्विघात समीकरण होती है, द्विघात बहुपद होता है। याद रखना समीकरण उसे कहेंगे जो बराबर 0 हो, बराबर 0 उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक क्या आता है, द्विघात बहुपद के गुणांक एवं संज्ञाकों के मध्य संबंध। किस किस के मध्य, एक तो गुणांक, गुणांक या ए बी सी, ए बी सॉरी सी तो गुणांक नहीं है ना, ए और बी, इन दोनों, सी भी तो एक गुणांक ही तो हो गया। देखो ए बी और सी, ये गुणांक और शून्यांक, शून्यांक मैंने आपको कल के डेफिनेशन में बताया था कि यदि इनको 0 के बराबर रखें, जो x की वैल्यू आए वो ही क्या है, शून्यांक है। बहुत वापस ध्यान देना, क्या है शून्यांक, शून्यांक है कि ए बी जो इस पूरी समीकरण को यदि 0 के बराबर रखते हो तो वहां पे जो x की वैल्यू आती है वो क्या है, शून्यांक है। अब यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका क्या शून्यांक है, तो हम मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे, अभी देखेंगे इसमें, जैसे ax², हमको इसको अच्छे से वहाँ पे समझाना चाहिए था, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को हम साफ कर देते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसा आपके कट क्या रहेगा, मुझे तो भाई आना है जरूरी है ना, इधर लिख देते हैं। द्विघात बहुपद एवं द्विघात बहुपद के गुणांक एवं शून्याङ्क के मध्य संबंध, तो ये रही
ax² प्लस bx प्लस c, इनके गुणांक और शून्यांक। देखो शून्यांक तो अपने को नहीं दे रखे, तो मान लेते हैं, माना शून्यांक, क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। देखो हम दो शून्यांक माने, इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये जो डेफिनेशन जो है उसको अच्छे से समझो। शून्यांक का मतलब क्या है, x की ऐसे दो मान जो जीरो करने पर x की दो वैल्यू आएंगे, वैल्यू क्या आएगी वो पता नहीं क्या आएगी, तो उसको हमने मान लिया, एक को नाम अल्फा दे दिया, दूसरे का नाम बीटा दे दिया, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा, ये क्या है, ये शून्यांक मान लिया। अब यहाँ पे बताओ गुणांक क्या है, गुणांक है जैसे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद कौन है, अचर पद कौन है, c है। तो अपन को हम करेंगे क्या, हम दोनों के मध्य हम रिलेशन ढूंढेंगे, रिलेशन कैसे, किसके, शून्यांक और गुणांकों के मध्य, यही तो है बहुपद के गुणांक और शून्यांक, इन दोनों के मध्य संबंध को हमने को निकालना है। संबंध कैसे याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, देखो शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। देखो याद क्या रखना, आज का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छी कीमती बात बता रहा हूं आप 10वीं क्लास के लिए। तो क्या शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, योग क्या होता है, योग क्या होता है, देखिएगा, याद रखना है, क्या याद रखना है, माइनस फॉर्मूला बता रहा हूं, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। क्या याद रखना है, शून्याङ्कों का योग इजिकल टू माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। एक बार बोलो, शून्याङ्कों का योग क्या होता है, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इसको हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो क्या, देखो शून्याङ्कों का योग, अब शून्याङ्क कौन है, अल्फा और बीटा, इसका ये क्या करने को बोल रहा है, योग, तो करो ना योग, अल्फा प्लस बीटा, योग कर दिया ना, ऐसे शून्याङ्क यहाँ योग करना चाहिए, कर दियो, बराबर को बराबर लिख दिया ना, माइनस को तो माइनस। अब ये क्या कह रहा है, x का गुणांक, अब बताओ x को गुणांक कौन है, x को गुणांक कौन है, b बट्टा x² का गुणांक। अब बताओ x² का गुणांक कौन है, a, ये लो, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, इसको ये लैंग्वेज के रूप में है, ये आपको मैथमेटिकल के रूप में। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कौन है, शून्याङ्क है, किसके, द्विघात समीकरण के, कौन है, इजिकल टू बराबर माइनस b बाई a। तो सीधा अपन ओ फॉर्मूला याद रहे तो बहुत बढ़िया, याद तो रहना ही चाहिए, ओ तो रखना है, क्यों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, माइनस b बाई a। 5 बार बोल लो, अभी बैठा बोलो, क्या, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b बाई a, बोलो 5 बार बोलना है, याद रह जाओ, बोल लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, बोलो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, और 5 बार बोल लो, 5 बार लिख लो, तो याद रह जाइयो, ठीक है, याद रहे। तो इस संबंध किन के मध्य, देखो ए तो ही कहीं है शून्याङ्क है, ए तो ही कहीं है गुणांक है, तो दोनों में भी संबंध आयो बने, आयो नहीं, ये तो है शानदार, एक अच्छा टॉपिक है ये। आगे देखो, शून्याङ्क और योग बात सर, गुणा तो कर दिया, सॉरी योग तो दिया, गुणा ही तो कर रहा, देखो गुणा, शून्याङ्कों का गुणन, देखो इनको तो ये अलग याद रख लेना। अब बात करें किसकी, गुणन की, गुणा की। देखो गुणा क्या होता है,
गुणा होता है क्या, अचर पद, अचर पद बटे वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दिमाग में आ रहे होंगे सर अचर पद तो सी है, अरे ठीक है ना, तो अब अल्फा बीटा का गुणनफल, तो देखो अल्फा गुणन वास्ते साइन का यहाँ पे गुणा इनटू बीटा बराबर अचर पद गुण है सी, ये तो सी तो अचर पद है, सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए बटा एक, तो एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड बन गया, इसको अल्फा इनटू बीटा, तो इसको ऐसा ही लिख सकते हैं अल्फा और बीटा, ये तो लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच कोई भी साइन है तो गुणा का होता है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, याद रखना है। दो फॉर्मूला दिया मैंने आज आपको, देखो आज आते ही मैंने आपको गुणांक के बारे में बताया, सर जी गुणांक क्या है, नॉलेज रहना चाहिए। फिर आपको बताया क्या बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों और मध्य संबंध, इस पे बेसिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो शून्याङ्कों का योग सीखा, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक के है, शून्याङ्कों का योग है, शून्याङ्कों का गुणनफल के है अचर बटा x स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर का गुणक c बटा a। बात समझ में आ रही है ना, इधर कौन है शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि दोनों याद होने चाहिए, अल्फा बीटा c बाई a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस नहीं है, बात समझ में आ रही है। देखो प्लस है तो माइनस आवेला, यह याद रखो, याद रखो, आपकी मर्जी क्या रखो, प्लस है तो माइनस आवेला, आने तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आवेला, बात समझ में आ रही है। आप याद जहाँ चाहे वो याद कर सकते हो। तो इनके जो संबंध था, तो ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन जो चाहे आपको याद रहे वैसा याद रहे, कैसे याद रहे मुझे नहीं पता, याद करना है आपको, याद करना है। तो इनको एक बार यहाँ लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, ये फॉर्मूला आज हमने सीखा। ये कौन है, शून्याङ्क है अल्फा बीटा, और बी बाई ए। शून्याङ्क क्या है, कैसे करेंगे, अभी निकालेंगे शून्याङ्क, आपको पता चल जाएगा शून्याङ्क क्या है, अल्फा बीटा सी बाई ए, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। अब इस पे बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसे ही एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं, कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसे ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x कर दो, या फिर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर बहुपद द्विघात बहुपद है तो 0 नहीं आएगा, समीकरण होता है 0 आता है, ठीक है। अब सर इन दोनों के मध्य रिलेशन लाओ, तो रिलेशन लेना, आर्टिकल 7 शून्याङ्क और योग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, शून्याङ्कों का योग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, योग तथा गुणन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, गुणन ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, अभी तो हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये शून्याङ्कों का योग होता है माइनस बी बाई ए। अब बात बताओ, मैंने इन्हें क्वेश्चन में मैंने ए की वैल्यू का ही, ए कौन है, एक्स स्क्वायर और गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर और गुणांक कौन है 3। अब बताओ बी कौन है, बी है एक्स रो गुणांक, एक्स कौन है इन गुणांक की तो है माइनस रो 4। अब सी कौन है, सी है 7 5। मैं क्या पता लागू, मैंने यहाँ पता लागू भाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस
पी एक्स प्लस सी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद होना ही चाहिए ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की तुलना करो तो 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से बी से और इसकी तुलना करो, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, ये -4। सी की तुलना करो, सी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये कॉमन चीज बात हो गई, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब शून्यांक करो, योग ज्ञात करो। योग वास्तव फॉर्मूला का ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्या यही तो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बस रख दो, योग आ जाए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू -4, ये ले लेते हैं ऐसा -4 अपॉन a की वैल्यू तेरी 3, क्या आ गई 3। तो माइनस माइनस क्या हो गया साहब प्लस, तो क्या आ जाएगी +4/3। तो जो शून्यांकों का योग है वो क्या आया 4/3। बात समझ में आ गई, सिंपल प्रश्न है। तो योग क्या करना आ गया। अब देखो प्रश्न, अब कैसा गुणा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो गुणा। देखो गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है गुणा, फॉर्मूला c/a। ये तो है c/a। तो देखो c की वैल्यू कितनी हुई 5, c की वैल्यू 5 है, और c/a a की वैल्यू कितनी 3। कहते हैं यार गुणा आगा कि ना बस शून्यांक गुणा आगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो शून्यांक को गुणा और योग क्या ज्ञात कर लो, ओ मेथड। बात समझ में आ गई। अब आगे एक और प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करें। ठीक है, तो याद होना चाहिए। आज हमने सीखा है गुणांक, शून्यांकों और दोनों के मध्य संबंध याद रहना चाहिए। कौन है p, कौन है x का गुणांक, a कौन है x स्क्वायर का गुणांक, c कौन है अचर पद। तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब एक नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न लेंगे नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न एक एग्जांपल है, एग्जांपल को लिया है पहले, उदाहरण पहला है, इसी प्रश्न मेरा उदाहरण पहला है। इसमें क्या है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात समीकरण होता है ना, तो बराबर 0 आता। तो बहुपद में द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में आपको अंतर करना आना चाहिए। द्विघात बहुपद x की घात 2 -2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता जांच कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो शून्यांकों का गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता, देखो संबंध तो आप ज्ञात कर देना, लेकिन वो कह गई कि मेरे सत्यता की जांच करो कि बराबर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब देखो ज्ञात तो करना पड़ेगा, प्रश्न आ गया तो करना तो पड़ेगा। अब देखो, अब ये द्विघात समीकरण एक प्रश्न है, x² - 2x - 1। पहले इसके शून्यांक तो पहले हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। इसके शून्यांक क्या करेंगे हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों के मध्य जो संबंध है इसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। तो आपको गुणनखंड विधि से द्विघात जो है सरल करनी शायद आपने 9th में सीखी होगी, नहीं तो आज यहाँ पे देखो कैसे किया जाता है। देखो ये रही ना, देखो सबसे पहले इनको 0 के बराबर करो, ये द्विघात समीकरण बन गए। अब द्विघात समीकरण को किस विधि से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। तो आज आपको गुणनखंड विधि है वो अच्छे से तैयार करनी है। गुणनखंड विधि 9th की बुक लेना, उसमें भी गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे वहां पे आप सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आज इसमें भी देखिए। देखो गुणनखंड विधि को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं आज आपको, गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व की जाती है। ये काम करना छोटा सा काम, ठीक है, 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। देखो सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले फर्स्ट पद और लास्ट पद, पहला पद और तीसरा पद, इन दोनों को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख दो। तो इसका गुणा होता है -8x²। किसका गुणा, फर्स्ट और लास्ट का। ये गुणनखंड विधि बहुत ही शानदार मेथड है, द्विघात को सॉल्व करने की गुणनखंड विधि बहुत ही शानदार मेथड है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है ये गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न को यहाँ पे समझना आवश्यक है। तो गुणनखंड विधि सीखनी, कौन सी गुणनखंड विधि।
देखो तरीका क्या है गुणनखंड विधि का, पहले और लास्ट पद को गुणा करके यहां लिख दिया। अब इसके संभावित टुकड़े करो, संभावित टुकड़े करो। इसके संभावित टुकड़े करें तो क्या हो सकता है, 4 × 2 हो सकता है, 4 दूनी 8। इसके अलावा 8 × 1 हो सके, इसके अलावा बताओ मैं 4 दूनी 8 मतलब गुणा होना चाहिए, 4 दूनी 8 8 और 8 × 1 8 ही हुआ। इसके अलावा कोई संभावित टुकड़ा नहीं है, नहीं है अलावा टुकड़ा। अब आगे गए माइनस है ना, देखो यहाँ माइनस लगाऊं यहाँ प्लस लगाऊं, देखो 4 अब देखो अब कंडीशन क्या होती है, इन दोनों को गुणा करा के -2 को जोड़ो या घटाओ, ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। -2 को जोड़ा या घटाओ, प्राप्त क्या होना चाहिए, माइनस का 8x² होना चाहिए। क्या -2 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जोड़े या घटाएं तब तो आना चाहिए -2x, गुणा कराए तब क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। कैसे दो टुकड़े कैसे करेंगे, दो टुकड़े ये है माध्यम -8x² लिखा, इनके संभावित टुकड़े दो, एक तो संभावित टुकड़े 4 × 2 8 हो रहा है, एक 8 × 1 8 हो रहा है, इसके अलावा इसके संभावित टुकड़े नहीं। तो ये तो देखो 8 और 1 को जोड़ो कितने हो रहे हैं, यदि मैंने जोड़ा तो कितने हो रहे हैं, 9 क्या 9 है, नहीं है। 8 - 1 करो कितना आ रहा है, 7 है, 7 है, नहीं है। तो ये वाला जोड़ा काम नहीं आएगा। तो बात आगे समझे। अब इस जोड़े के बारे में बात करें, यदि मैं देखो 4 और 2 को जोड़ू कितना आ रहा है, 6, क्या 6 है, नहीं, जोड़ने से काम नहीं बनना। घटाओ 4 को 2 से घटाओ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 को 2 से घटाओ कितने आ रहे हैं, 2। लेकिन और आगे कितना जोड़ा है, -2, तो कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, कैसे डिसाइड होगा, यहाँ से, यहाँ माइनस कौन है, माइनस ज्यादा है, तो माइनस के 4 और प्लस के कितने होंगे, 2, यानी माइनस के 4 में से प्लस के 2 निकलेंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे। 4 से 2 गया 2, तो संभावित टुकड़े क्या हो गए, 4x और 2x, इन दोनों को गुणा करो, 4 दूनी 8 हो रहा है, और माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस आ रहा है, और x हो गया तो x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम करते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखो x² का तो x², ये तो ऐसे ही रखा, इनको भी है -8 का -8, इन दोनों को तो ऐसे के ऐसे रखा है। ठीक है, टुकड़ा कितना करना, बीच वाला -2x, वे क्या टुकड़ा वाला एरिया कितना, -4x प्लस के 2x टुकड़े हो गए। आगे कर दो इनको, कैसे होगा आगे, यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाएगा, x -4, क्यों, एक x तो कॉमन आ गया। अब देखो इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, याद रखना हमेशा जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 8 है, सॉरी 2 और 8 है, तो कॉमन कौन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन आएगा, तो पीछे कौन बचेगा, x प्लस माइनस 2 का भाग 8 में तो कितनी बार गया, 4। तो गुणनखंड विधि की एक खास विशेषता है, ये दोनों हैं जो क्या आएंगे, समान आएंगे। यदि दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब फिर कॉमन ले लो, x - 4, इधर x - 4 है, तो ये कॉमन आएगा नहीं है क्या, x - 4 यदि कॉमन आया, इधर से x - 4 कॉमन आया, तो पीछे कौन बचा, x प्लस का प्लस, इधर x - 4 है, ये कॉमन आ गया, ये रहा, पीछे कौन बचा, 2। तो देखो एक बार तो ये हो गया, और एक x + 2 हो गया। अब देखो किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के बराबर, किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के बराबर। तुम दोनों को अलग अलग 0 कर दो, कैसे, x - 4 बराबर 0, और इनको कर दो x + 2 बराबर 0। ये प्रोसेस होता है करने का, इन दोनों को अलग अलग 0 करना है। तो क्या होता है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर -4 है, उधर गया तो प्लस के 4, इसको करो, क्या आ गया, x = प्लस के 2, इधर गया तो माइनस के 2। मैंने आपको पहले ही बता दिया था x की घात कितनी है, 2, तो x का कितना मान आवेगा, 2। ये घेरा और ये घेरा
दो मान है, और हम पहले भी हम मानते थे कि अल्फा और बीटा दो मान आते हैं नहीं यार शीघ्र। अब दोनों मान तो आ गए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि नहीं समझ में आती दोबारा देखने पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमको ये सिद्ध करना है क्या, गुणांकों शून्याङ्क एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता जांच करनी है, करनी है बात। अब देखो अब हम बताओ समीकरण क्या है, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही समीकरण है। तो यहाँ से बताओ a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्यों कुछ भी नहीं दे रखा आगे। देखो x शामिल नहीं होता, याद रखना x स्क्वायर शामिल नहीं होता, x शामिल नहीं होता, शामिल नहीं होता जो जिसके आगे गुणे के अंदर हो। देखो इसके गुणे के अंदर है तो यहाँ कौन है, a है, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है। फिर क्या b के आगे देखो x के आगे कौन है b, तो इसका गुणा ये होगा सर, ठीक है। इधर कौन है तो b की वैल्यू हो जाएगी क्या माइनस की, तो ठीक है। तो c क्या होगा, c हो जाएगा माइनस का 8 क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो a b c हो गया। अब देखो शून्याङ्कों का योग लिखो, शून्याङ्कों का योग। देखो अभी हमारे जो शून्याङ्क आए थे क्या 4 और माइनस 2 आए थे, अब इस प्रकार से इन दोनों योग करो देखो तो, और देखो योग करो तो क्या हो, योग करो तो क्या हो 4 प्लस माइनस 2, देखो 4 प्लस माइनस 2 ये वाला, इन दोनों का योग करोगे तो क्या आएगा 4 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2। देखो यहाँ पे योग 2 आ रहा है, किस मेथड से, गुणनखंड मेथड से। अब देखो गुणा करो तो इनके गुणन करो तो 4 इंटू माइनस 2 करो तो कितने आ रहे माइनस 8। देखो अब सिंपल वे में हमने ज्ञात किया गुणनखंड विधि से, तो x की वैल्यू क्या है, योग किया गुणांक जो शून्याङ्क थे, शून्याङ्क कौन 4 और माइनस 2, इसका जब योग किया तो कितना आया 2, अब गुणन किया तो 4 इंटू माइनस 2 कितना आया माइनस के 8। तो ये तो गुणनखंड विधि मेथड से। अब जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था थोड़ी देर पहले, उसके माध्यम से देखें कि भाई दोनों के जो वैल्यू है जो शून्याङ्क है वो क्या आता है। देखो शून्याङ्कों का योग क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, भाई शून्याङ्कों का यही होता है माइनस बी बाई माइनस बी। देखो माइनस तो एक फॉर्मूला वाला, अब बताओ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस की 2, ये ले लिया माइनस की 2, ठीक है। अब नीचे कौन है एक, a की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो शून्य माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस की कितनी वैल्यू आ गई 2। तो हमें अभी देखो योग क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2, तो दोनों के मध्य शून्य संबंध है वो सत्य हो रहा है। कैसे देखो ये रहा, हमने शून्याङ्कों का योग किया तो कितना आ रहा है 2, इधर कितना आ रहा है 2, तो शून्याङ्क और गुणांक के मध्य संबंध सत्य है। ये किसके लिए, योग के लिए। अब गुणन के लिए करेंगे, किसके लिए, गुणन के लिए। तो शून्याङ्कों का गुणन, देखो शून्याङ्कों का गुणन होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। सी कौन होता है अचर पद, और ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो देखो सी आपने को अचर पद कितना है, सी की वैल्यू माइनस की 8, ले लो माइनस की 8, और ए की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 1, तो क्या आंसर आ गया माइनस का 8। तो देखो शून्याङ्कों का हमने गुणन किया तो कितना आ रहा है माइनस 8, इधर देखो शून्याङ्कों का गुणन किया तो कितना आ रहा है माइनस 8। तो दोनों देखो बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे। योग में बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहा है। तो अपना ये सत्य हो गया क्या, कि शून्याङ्कों है गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता सत्य है। बात आ गई समझ में, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार समझ में आया होगा, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखो। बस समझ में, इस गुणनखंड विधि आप बार बार प्रयास करें, 9th क्लास में दे रखी होगी 30 प्रश्नावली में है गुणनखंड, तो बार बार प्रयास करें तो आपको गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम आगे आगे और वीडियो में और करेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अच्छे से मेहनत करें, घर पे अच्छे से पढ़ाई करें। नमस्कार।